नमस्ते एवरीवन। आज के वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ सेकंड पार्ट ऑफ माय शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। मैं आई बटन पे उसको लिंक कर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसकी लिंक दे रही हूँ। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। कोई लिंक नहीं है बट वो आप देख लोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स कब से आए, क्या थे, वो सब। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स रिलेटेड चेंजेस आए हैं नॉन करंट एसेट्स में, उसको कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो खोला है, दिस इज़ एज पर एमसीए बेयर एक्ट में जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है, फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल विल बी गिवन। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि अंडर द हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आफ्टर आइटम 3 द फॉलोइंग आइटम शैल बी इंसर्टेड। मतलब आप ट्रेड रिसीवेबल्स का जो जो डिस्क्लोजर देते थे उसके बाद आप उसका ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल भी दो फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये एक फॉर्मेट दे दिया है। इस फॉर्मेट को आपको कंप्लाई करते हुए ये एजिंग शेड्यूल देना है। स्टार्टिंग से देखते हैं उसमें कि इन्होंने क्या बोला है। पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ये कैच है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज जो एजिंग बनाती है वो बनाती है फ्रॉम द इनवॉइस डेट, बट याद रखो अब आपको एजिंग शेड्यूल जो उन्होंने मांगा है ना, वो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से मांगा है। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल को इनवॉइस रेज करा, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड था, तो 30th डे के बाद वाला डेट से दैट इज़ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट जो पेमेंट करने की डेट है उससे आपको एजिंग शेड्यूल बनाना है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस बट फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। उन्होंने स्लैब्स दे दिए हैं, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years, मोर देन 3 years टोटल। करेक्ट। बहुत सारे कैचेस है इसमें, बहुत ध्यान से माइन्यूटली स्टडी किया है मैंने। आपको मैं एक एक चीज़ बताते जाती हूँ। इसमें क्या है देखो, उन्होंने बोला है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से एजिंग देने के लिए। मैंने इनवॉइस रेज करी 1 अप्रैल को, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस मैं इसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मानती हूँ 1 ठीक है। 1 मई अगर मैं इसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मानती हूँ, यहाँ से मैं एजिंग दूंगी। अब जो इस 30 डेज में विद इन क्रेडिट पीरियड फॉल करता है उसको मैं कहाँ दिखाऊंगी फ्रेंड्स? वो मेरे एजिंग शेड्यूल में नहीं आएगा, वो नॉट ड्यू करके आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, वो वहाँ आएगा। ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत क्लैरिटी पर्सपेक्टिव के लिए बना रही हूँ। ये वो है जो मुझे समझ आया नोटिफिकेशन पढ़ के। आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो कुछ जो नॉट ड्यू पोर्शन होगा वो आपको सेपरेट कॉलम में देना पड़ेगा। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ एडिंग इट इन दिस एजिंग शेड्यूल। ठीक है। ये स्लैब्स है, इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है इसे। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड, अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। देखो उन्होंने ना अब इस एजिंग को डिवाइड कर दिया अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड में। ठीक है। अनडिस्प्यूटेड में उन्होंने कंसिडर्ड गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयर्ड डाला है। सिमिलरली डिस्प्यूटेड में उन्होंने कंसिडर्ड गुड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क और क्रेडिट इम्पेयर्ड डाला है। राइट। अब देखो कंसिडर्ड गुड तो हमको सबको समझ में आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे रिसीव करने में, मैंने किसी को सेल किया, मुझे उससे पैसे रिकवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क वो होता है जिससे कुछ कुछ ऐसी घटना हुई या ऐसा कोई लीगल केसेस हुआ जिससे हमें ऐसा लगता है कि पार्टी अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, उसको हम डालते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क में। क्रेडिट इम्पेयर्ड क्या हुआ? आपको इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क में आपको डाउट है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। क्रेडिट इम्पेयर्ड में आपको पता है कि पैसा नहीं आएगा। राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। मतलब कुछ ऐसी घटना हुई या ऐसी कोई एक्टिविटी हुई जिससे हमें पता लग रहा है, मतलब ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं या हमें ऐसी कोई इवेंट लग रही है कि हो सकता है मेरा ये पैसा मैं रिकवर नहीं कर पाऊँ, वो होता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट इम्पेयर्ड मुझे पता है, मुझे लग नहीं रहा है, मुझे पता है कि मेरा ये पैसा नहीं आएगा। राइट। उसको हम क्रेडिट इम्पेयर्ड मानते हैं। करेक्ट। ये है डिफरेंस। अब इसमें और कुछ नहीं, फिर उन्होंने सीधा बोल दिया सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन व्हेन नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन द केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है।
इन दैट केस द डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं अनबिल्ड ड्यूज शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपने बिल नहीं किया अभी तक. अब देखो इसमें वो मत कवर कर लेना, डेफर्ड रेवेन्यू इज़ नॉट कवर्ड हियर. ठीक है, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है कि हम लोग वी आर जस्ट डिलेइंग द रेवेन्यू बिकॉज इट इज़ सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट दैट वी आर डूइंग. ठीक है. जैसे कोई आपने इंसेंटिव दे रखा है, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू ऑन फॉरेन टूर आपने दे के रखा है, वो आपने एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट मार के रखी है, बट जहाँ पे आपने बिल कर दिया है वो अनबिल्ड रेवेन्यू नहीं आएगा. अनबिल्ड रेवेन्यू मतलब आपने बिल नहीं किया है, प्लेन एंड सिंपल. ठीक है, ये हमें समझ आया एज पर अमेंडमेंट. मैंने काफ़ी क्लैरिटी से ही बताया. अब मैं आती हूँ जो इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन इशू की है, गाइडेंस नोट जो इशू करी है, बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ रीड दिस. बहुत कुछ उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है. देखो यहाँ से स्टार्ट होता है पेज 31 से. नॉन करेंट ट्रेड रिसीवेबल्स शैल बी सब क्लासिफाइड एज कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड, ट्रेड रिसीवेबल्स विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट इम्पेयर्ड. देखो सी और डी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड मतलब कि हमारे पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट है या कुछ भी बैकअप है जिससे हम उनको सिक्योर्ड मानते हैं. मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखी है. अनसिक्योर्ड मतलब हो गया मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रखी है बट फिर भी आई नो दिस पार्टी विल पे मी. ठीक है, दे आर रेगुलर इन पेमेंट्स, वो हो गया. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने बोला है अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. ठीक है, यहाँ पे जो डी पॉइंट आया है ना उसके नीचे आप अलाउंसेस दोगे. मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगी. Debts due by directors or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person, or debts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner. ये आपको अपना separately for companies check कर लेना पड़ेगा. You have to disclose this also. अब ये वही एजिंग शेड्यूल जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाई, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से होगा, नॉट ड्यू आपको अलग दिखाना है, अनबिल्ड रेवेन्यू आपको अलग से दिखाना है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं वही उन्होंने ये पूरा एक्सट्रैक्ट है ऑफ द नोट. यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है अनबिल्ड रेवेन्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, और आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन देना है अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है. ठीक है, और इन दैट केस डिस्क्लोजर विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है. उन्होंने फिर अभी ट्रेड रिसीवेबल को डिफाइन किया है. ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है फ्रेंड्स, जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज सेल करके करते हैं, जो हमारा बिजनेस है. ठीक है, बेसिकली ये हम सबको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स किसको बोलते हैं. अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा सकती. इम्पेयरमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, देखो ECL प्रोविजन हमको पता है. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, इंड AS 109 बोलता है कि आप उस पर एक इम्पेयरमेंट, एक लॉस अलाउंस बना के रखो. उसको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोलते हैं. ठीक है. अब देखो 3 तरीके होते हैं ECL बनाने के. ठीक है, एक होता है जनरल अप्रोच, एक होता है सिंप्लीफाइड अप्रोच, और एक होता है परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड अप्रोच. जनरल अप्रोच में क्या होता है कि वेर एंटिटी रिकग्नाइजेज ECL इन द मतलब उसमें स्टेप्स होते हैं कि आप डिफरेंट स्लैब्स में उसको रेगुलर चेक कर रहे हो. देयर इज नॉट बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सिंस इनिशियल रिकग्निशन. ये पॉइंट होता है ये. और या देयर इज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन बट नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड, मतलब उसमें सेपरेट स्लैब्स रहते हैं. एक सिंप्लीफाइड अप्रोच हुआ और एक परचेज ओरिजिनेटेड हुआ. इसमें ये डिटेल एक्सप्लेनेशन इंड AS 109 में जो भी आपकी कंपनी फॉलो करती है उस हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देना है. इन्होंने ये दे दिया डिस्क्लोजर इफ लॉस अलाउंसेस एज पर जनरल अप्रोच. आपको ऐसे देना है, देखो कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड, कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड, ट्रेड रिसीवेबल विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट इम्पेयर्ड, लॉस अलाउंस. आपको एक सेपरेट लाइन आइटम यहाँ पे उन्होंने दे दिया है. करेक्ट, ऐसे ही आपको डिस्क्लोजर देना है. ठीक है. अब सिमिलरली नीचे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे फॉर सिंप्लीफाइड अप्रोच भी उन्होंने सिमिलर डिस्क्लोजर दिया है. इसमें मुझे ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिखाना है. अब देखो ब्रेकअप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इम्पेयर्ड. इंड AS 109 neither prohibits nor mandates a company to perform individual assessment of credit risk. However प्रैक्टिस में कंपनीज ऐसा करती हैं. ठीक है, इसमें आपको ये आप रीड कर लेना, इसमें मुझे कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है. नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी बोला है कि आप जो ट्रेड रिसीवेबल्स अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करोगे वो आपकी एजिंग से नहीं मैच करेगा. ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज हम उसमें क्या दिखा रहे हैं, मोर देन 6 मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. जैसे अगर आप एजिंग देखते हो उन्होंने यहाँ पे कैसे दिखाया है, लेट्स सी, देखते हैं. देखो
लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ से 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 से 3। तो ये जो अमाउंट्स है ना, लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ्स, मोर देन 3 years, जो मैंने आपको बोला, ये हम लोग खाली आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड दे रहे हैं, करेक्ट। तो वही वो कह रहे हैं, यहाँ पे नॉट ड्यू तो कवर नहीं हुआ, आपने यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से एजिंग दे दिया, बट नॉट ड्यू अमाउंट कहाँ जाएगा? जो आपका अमाउंट ड्यू ही नहीं हुआ उसका एजिंग हम तो दिखा ही नहीं रहे एजिंग शेड्यूल में, तो कैसे टाई अप होगा? बैलेंस शीट से ये अमाउंट कैसे टाई अप करें भाई? तो उन्होंने बोला पेज आ जाओ, पेज 37 पे क्लियर कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ो। इन ऑर्डर टू टाई अप द अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन द टोटल कॉलम with the amounts presented in the financial statements or notes, टोटल कॉलम ऑफ द एजिंग, ठीक है, जो आप दे रहे हो, और नोट्स में जो आप बैलेंस शीट में आप आइटम दे रहे हो, आप एक दो कॉलम ऐड करो अनबिल्ड और नॉट ड्यू का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नॉट ड्यू का कॉलम डालो और अनबिल्ड, आपने अगर बिल रेज नहीं करी है उसका कॉलम डालो। नॉट ड्यू में देखो सेल्स रिवर्सल भी जहाँ तक कवर हो ही जाएगा, वो दो कॉलम ऐड करने से आपका टाइप हो जाएगा बैलेंस शीट से। मतलब बेसिकली उन्होंने बोल दिया है कि आप जो एजिंग दे रहे हो ना उसको बैलेंस शीट से टाइप करा के आपको देना है, ऐसे मत दे देना। एजिंग तो ठीक है बट बैलेंस शीट टाइप आपको देखना है, नॉट ड्यू अमाउंट ऐड कर देना। अब देखो एक और प्रॉब्लम आती है, आप डिस्क्लोजर दो तरीके से दे रहे हो, एक आप एजिंग में डिस्क्लोजर दे रहे हो और आप डिस्क्लोजर दे रहे हो वो टेबल में कंसिडर्ड गुड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देखो रिमेंबर दैट आपका फर्स्ट टेबल एंड थर्ड टेबल टाई अप हो। कैसे? ये रीड करो। द अमाउंट प्रेजेंटेड अंडर डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड कैटेगरीज, देखो जो एजिंग शेड्यूल आया है ना वो डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट, डिस्प्यूटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड, वैसे ही अनडिस्प्यूटेड के भी 3 हेड्स है। उन्होंने बोला आपका अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिडर्ड गुड, डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, वो टाई अप होना चाहिए जो आप ऊपर ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड सिक्योर्ड दे रहे हो और ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड दे रहे हो, उस अमाउंट से ज़रूर देख लेना वो टाई अप हो रहा है ना, ठीक है। तो मेक श्योर मतलब बेसिकली आपका अलाइनमेंट होना चाहिए डेटा में आप जो शेयर कर रहे हो, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, देखो उन्होंने डाल तो दिया बट इट इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं पे भी डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड वो डिफाइन नहीं किया है। तो मैनेजमेंट को अपना कॉल लेना है कि वो किस केसेस को एज पर पॉलिसी डिस्प्यूटेड मानते हैं या किसको अनडिस्प्यूटेड मानते हैं, ये भी उन्होंने लास्ट पैरा में क्लैरिफाई कर दिया। Schedule 3 requires split of trade receivables between disputed and undisputed. These terms have not been defined in Schedule 3. A dispute is a matter of fact and circumstances of the case. However, dispute means disagreement between two parties demonstrated by some positive evidence which supports or corroborates the fact of disagreement. ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं है लेकिन आपको अपना मैनेजमेंट कॉल इस पे लेना है। तो देखो बहुत ही माइन्यूटली इस पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना चाहिए। कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो मैंने मिस आउट करी और आपको पता है तो प्लीज़ शेयर करना एंड अपने फ्रेंड से भी इसको शेयर करना। आई थिंक आपको हेल्प करेगा बिकॉज ये नया टॉपिक है और मैं जितना कर पाई मैंने आपको बताया। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक में इसी का ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट, करंट पार्ट कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिमिलर है। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मैं स्टॉक ऑफ कंपनीज़ को कवर करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।